हमारी सेल्मा। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं उसे सेल्मा ही कहूँगी। आप कहेंगे सेल्मा ही क्यों? सेल्मा हिंदी उपन्यासकार अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी की नारी पात्र है। अज्ञेय की इस सेल्मा में अहंग, कुष्ठा, स्वार्थ, व्यक्तिवाद सभी भाव और विकार मौजूद हैं। इस प्रकार के भाव और विचार किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। कुछ मात्रा में ये हमारी सेल्मा में भी हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का निरीक्षण परीक्षण का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। मुझे हमारी सेल्मा में कुछ अलग और विशेष बातें ही नजर आई हैं। सेल्मा हमारी पड़ोसन है। जब हम उसके पड़ोस में रहने आए थे, तब सेल्मा मुझसे बातें किया करती थी। छत पर हल्की फुल्की बातें, कभी व्यक्तिगत और कभी दूसरों की आक्षेपपूर्ण बुराई के रूप में वह मुझे आसपास के लोगों के विषय में बताया करती थी। कुछ हमारी उम्र का अंतर, कुछ मेरा कम बोलने और मेलजोल अधिक न बढ़ाने का स्वभाव, साथ ही विशेष रूप से मेरे पास खाली समय के अभाव के कारण उससे मेरी बातें मुलाकातें कम होती गईं, फिर बंद हो गईं। सेल्मा मोहल्ले के किसी भी परिवार के सदस्य से बातें नहीं करती थी। पति, बेटे और बहू के साथ रहने के बाद भी वह हमेशा अकेलापन से घिरी नजर आती। मैंने उसे छोटे छोटे बच्चों की गलती पर बच्चों के माँ बाप से झगड़ते देखा। तब मेरे मन में उसके प्रति कोई अपनत्व नहीं रहा और हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के अपरिचित बन गए। यह बात यहीं खत्म हो जाना चाहिए थी, किंतु लगता है तब इस बात की शुरुआत हो रही थी। करीब 5 साल बाद एक दिन गौर से देखने पर लगा सेल्मा बीमार है। उसका रंग पीला पड़ गया था, बाल अधिक सफेद दिख रहे थे। वह बहुत ही कमजोर लग रही थी। इच्छा हुई उससे कुछ पूछूं, कुछ बातें करूं, मगर नहीं कर सकी। इतने दिन से बातें जो नहीं की थी, और अब बोलने पर वह क्या कहेगी? शायद नाराजी व्यक्त करे, इसकी शंका थी। लेकिन मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति और संवेदना से भर उठा। अब मैं जब भी उसके घर के सामने से निकलती, तब मेरे कदम जमीन पर कुछ हल्के से पड़ते। कहीं मेरे पैरों की धमक से उसके मौन एकांत को चोट ना पहुंचे। बच्चों को शोर करते हुए सुनकर मैं उन्हें डांट देती, वहां से दूर अन्यत्र जाकर खेलने के लिए कहती। उसके प्रति मेरी संवेदना मन ही मन गहराती रही, किंतु मैं उससे बातें नहीं कर पाती थी। इसमें मेरे अहंग या बड़प्पन की बात नहीं थी। न जाने क्यों अब संकोच सा होने लगा था। जब भी वह कभी आंखों के सामने से गुजरती, मन एक गहरी अनुभूति से भर जाता। खामोश गहराई के साथ कुछ उलझनपूर्ण श्यामलता का अनुभव होता। मेरी संवेदना से उसे दुख न पहुंचे, साथ ही कहीं वह नाराज न हो, इसका भी भय लगता था। 24 घंटे घर के अंदर रहने वाली सेल्मा जैसे कहीं थी ही नहीं, फिर भी हमेशा मेरे मन पर छाई रहती थी और मैं अपनी मानसिक उलझन को समझ नहीं पा रही थी। मकर संक्रांति के त्योहार पर मोहल्ले की महिलाएं एक दूसरे के घर तिल गुड़ के लड्डू भेजती हैं और एक दूसरे को अपने घर बुलाती हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। नई बात थी सेल्मा का मेरे द्वार तक आना। सेल्मा स्वयं हमारे घर तिल गुड़ के लड्डू देने आई थी। मैं यह देखकर अवाक रह गई। मेरे घर आकर उसने मेरे सारे संकोच, भय, उलझन और व्यावहारिक औपचारिकता को समाप्त कर दिया। यह सच है, पूरे मोहल्ले में वह केवल मेरे घर आई थी और किसी के घर नहीं गई। सेल्मा मेरे घर आए या उसे बुलाया जाए, ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था, क्योंकि वह किसी के घर जाती नहीं थी और अब वह बीमार भी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया था। फिर भी कुछ कमी का अनुभव हो रहा था। सेल्मा को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका भावपूर्ण स्वागत किया, उसे सोफे पर बिठाया। उसकी खुशी मुस्कुराहट के साथ चेहरे से टपक रही थी। थरथराते पैर, अनदेखती सी आंखें, कांपते हाथ और असीम मुस्कुराहट को समेटे होंठ। उसके माथे पर बड़ा सा लाल टीका था। उसे श्रद्धा व सम्मान देने के लिए मैंने झुककर नमस्कार किया।
गदगद होकर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तबीयत ठीक न होने के कारण चाय नाश्ता नहीं लिया और मंद मुस्कान के साथ वह अपने घर चली गई। मकर संक्रांति के बाद सेल्मा दिखाई नहीं दी। उसके सिर में ट्यूमर हो गया था जो काफी बढ़ गया था। वह सिर पर कपड़ा बांध कर रखती है और घर के अंदर ही रहती है। अस्पताल नहीं जाएगी, इलाज नहीं करवाएगी, यह उसकी जिद है जिसे वह किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वह मेरे मन पर पूरी तरह छा गई। मैं एक क्षण के लिए भी उसे भूल नहीं पाती। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके विषय में यदि नहीं लिखूंगी तो वह मेरे रक्त के कण कण में समा जाएगी। अगर मैं उसे अपने लेखन में समेट नहीं पाई तो मेरे मन मस्तिष्क की उलझन कभी नहीं मिट पाएगी। मेरे भीतर जो अब तक 2 भागों में बट गया है वह कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। सेल्मा हमारी है या सेल्मा हम में है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, मगर बात कुछ अवश्य है, तभी तो इतनी गहरी अनुभूति है। मैं सलमा के विषय में अधिक नहीं जानती, किंतु यह देखती आई हूँ पति के साथ उसकी पड़ती नहीं है। न जाने कब से, कितने वर्ष से पति के कठोर व्यवहार ने उसके मन में असमझौते की ग्रंथि डाल दी थी। साथ ही सेल्मा में अहम भाव भी अधिक था, जिसके कारण वह कभी सामंजस्य का भाव नहीं रख सकी थी। बड़े बेटे से वह बहुत कम बोलती थी। बहू को तो जैसे उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। यहाँ उसके स्वाभिमान की अतिशयता प्रकट होती है। हर व्यक्ति में उसे हमेशा बुराई नजर आती। सबके साथ, सबके बीच रहकर भी उसका मौन एकांत ही उसका साथी रहा है। बड़ा बेटा और बहू अलग होकर दूर रहने चले गए, किंतु उसका मौन नहीं टूटा। वह अपने पति और छोटे बेटे के साथ रह रही है। पति और पुत्र उसके स्वभाव को देखते हुए उसके इस व्यवहार के अभ्यस्त होकर तटस्थ हो गए। घर के सभी काम, घर झाड़ना, पोंछना, घर के नल से पानी भरना, खाना पकाना वह चुपचाप धीरे धीरे करती रही। वह काम करते हुए भी चुप और खाली समय में भी चुप रहती। धूप से दूर, कमरे में बंद, बिना किसी से बात किए कोई इंसान कब तक रह सकता है? किंतु वह चुप है, कई बरसों से चुप है। बेटे के साथ रहकर भी निर्विकार, पति के साथ रहकर भी अकेली, मौन और अंतर्मुखी है। शायद उसके जीवन में जरूर कोई विशेष घटना घटी है जिसका प्रभाव लगता है अंत तक रहेगा। सत्य घटना का पता तो शायद कभी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है ऐसी कोई एकाधिक घटना घटी भी ना हो। लगातार किसी तनाव या किसी कटु व्यवहार के बुरे प्रभाव ने उसे इतना कुंठित कर दिया हो, जिसके फलस्वरूप वह कुंठाग्रस्त होकर अकेली रह गई है। घटनाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटती ही रहती हैं, जिन्हें वह भूल भी जाता है, किंतु कुछ जाना अनजाना प्रभाव उसके व्यवहार में सदा के लिए स्थायी हो जाता है, जिसे सुविधा की दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव कह दिया जाता है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, हर इंसान में अहंग, कुंठा, निराशा, पलायन, विरोध और मौन विद्रोह व्याप्त है। भले ही हम दावे के साथ अपने स्वभाव में इन सब को नकारते रहें, लेकिन आगे चलकर स्वयं का निरीक्षण करने पर हम जरूर पाते हैं कि हम में भी ये सब मौजूद है जो हमें संचालित करते हैं। इनके फलस्वरूप हम कभी अपना अतीत, अपना व्यतीत जीवन देखते हुए उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अपने स्वभावगत इन गुणों दुर्गुणों के कारण हमने क्या खोया, क्या पाया। स्वभाव वातावरण और संपर्क सूत्रों के आधार पर बनते हैं। स्वभाव बदलने में वक्त लगता है। वक्त का पैमाना भी सबका अपना अपना होता है। लचीलेपन के कारण कभी स्वभाव जल्दी बदलता है या किसी बात का कम प्रभाव जल्दी मिट जाता है। बचपन का जिद्दी स्वभाव आगे चलकर दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है, लेकिन कभी कभी अपरिपक्व उम्र की जिद हानिकारक भी सिद्ध होती है।
इसे अपनी गलती मानने के लिए मन कभी तैयार नहीं होता। जब तर्क विवेक बुद्धि को सही मार्ग दिखाते हैं, तब समय के साथ समझौता करना सीख लिया जाता है। सलमा को देखकर लगता है उसने भी समझौता करना सीख लिया है। अपनी जिद को उसने स्वयं तोड़ लिया। उसका वह अभिमान कहाँ है जो उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता था, और उसका एक एकांत मौन भले ही थोड़े समय के लिए मगर मधुर मुस्कान में बदला तो था। सलमा एक नहीं अनेक है। सलमा किसी से अलग नहीं, वह सब में है। इसीलिए हमेशा यही लगता है सलमा हमारी है और वह हम में है। जीवन के अंतिम प्रहर में अस्वस्थ सलमा अपने अभिमान, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय और मान अपमान की परिभाषा बदलने का प्रयत्न कर रही है। जहां से भी मिल सके वहां से खुशियों की कुछ बूंदें, कुछ कण बटोर लेना चाहती है। शायद उसने अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया होगा और पाया होगा हर जगह वही ठीक कैसे हो सकती है। अपनी इच्छा और जिद शायद उसने भी कभी अनुचित अवश्य समझी होगी। अपनी जिद के कारण किसी समय विशेष में कुछ खो देने का दुख किसी को भी जीवन भर होता है। समय लौट कर वापस नहीं आ सकता, किंतु व्यक्ति अपने जीवन के अतीत को देख सकता है। उसने क्या खोया, किसी छोटी उपलब्धि के लिए कितनी बड़ी निधि को आहुति दी उसने, और पश्चाताप का यह रूप कि किसी से कुछ कह भी न सके, क्योंकि इच्छा अपनी ही थी, जिद अपनी ही थी। हमारे अपने आदर्श, नैतिक, सामाजिक जीवन मूल्य, व्यवहार का स्वरूप, निष्ठा, कामना, विरोध, सब कुछ अपना ही तो था। फिर किसी दूसरे को क्या दोष दें? ऐसी स्थिति में पश्चाताप का पर्याय यही हो सकता है, मन की बातें मन में ही रहने दे। अपने ऐसे व्यावहारिक दुर्गुण के प्रति भविष्य में सचेत रहें और जहां तक हो सके कोरे आदर्शों के लिए स्वयं के साथ या किसी और के साथ अन्याय न करें। जिंदगी सही अर्थों में कुछ समय के लिए ही मिले तो भी क्या कम है। सलमा ने स्वयं से समझौता कर लिया। सलमा मुझे भली लगने लगी है। उसकी वह जिद, जिसे पराये भाव से अहंकार कहेंगे, कुछ बिखर सी गई है। वह अनदेखती सी देखती नजर आती है। कहीं कोई उसकी उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं कर रहा है। उसका वह स्वाभिमान जो केवल अभिमान था, टूट सा गया है। अब वह मुस्कुराने लगी है। अपने जीवन के सीमित समय की खुशी को बटोरने के प्रयत्न में वह कुछ झुक गई है। यह मुस्कुराती हुई सलमा सबको भली लगनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह टूटना कोई सामान्य या आसान बात नहीं है। कितनी कठिनाई से अपने आप से लड़ते हुए, भाव संघर्ष करते हुए सलमा ने अपना यह रूप पाया होगा। सलमा हमसे अलग नहीं है, वह हम में है। समान वेदना और अनुभूतियों की हमसफर हमारी सलमा।